Hello students, today we are starting the lesson in the class 7th for the history, chapter number 2, New Kings and Kingdoms. Many dynasties in this period has emerged during the 17th century like Chahamanas, Gurjar Pratiharas and Chandelas, Cholas, Rashtrakutas, etc. Okay, so here you can see this map in which there are various types of dynasties like the Chahamanas who ruled over the Indraprastha Delhi region, and Gurjar Pratiharas. After this, the Gurjar Pratiharas, Rashtrakutas, Parmaras, Chandelas are being ruled over these areas, and then Palas. Palas are ruled over the Bengal region, and Rashtrakutas. Rashtrakutas are ruled over the region of Rajasthan and Maharashtra or Tamil region, Tamil Nadu, and even in the Cholas or Cheras, they are also, after the Rashtrakutas, they were ruled over the Tamil Nadu, Kerala. Or here you can see after Cheras and Cholas, there were the ruling of Pandyas. So what we discuss about, what we engulfed by this knowledge we engulfed that during the 17th century there are the various types of rulers who won these areas, who ruled over these kingdoms one by one and empowered their ruling. Okay, so the emergence of new dynasties, how can it know that by the 17th century there were the big landlords of warriors, chiefs in different regions of the subcontinents. बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा अब हिंदी में बताऊंगी कि जो ये न्यू डायनेस्टी 17th सेंचुरी में बनी हैं ये कैसे आई। एक्चुअली क्या होता था कि उस समय बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे और बड़े बड़े ज़मींदारों का राज्य था और उनमें भी जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे, वो जो लैंडलॉर्ड्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ज़मींदारों के बारे में बताया, ये एक्चुअली राजाओं के, जो वो उस समय के राजा हुआ करते थे, उनके सामंत हुआ करते थे। ठीक है, और इन सामंतों का शासन उस समय अपने रीजन में होता था, जिनमें उनके पास वहाँ का, समझ लीजिए कि पूरा मिलिट्रियल पावर और साथ में वहाँ की कोर्ट, वहाँ का पावर और वेल्थ, यानी कि इस चीज़ के ऊपर सामंत का राज्य होता था। ठीक है, और सामंत बड़े होकर के अपनी वेल्थ को और गेन करके, पावर को और ज़्यादा गेन करके बढ़ा के महासामंत बन जाते थे, फिर महामंडलेश्वर बनते थे। इस तरीके से राष्ट्रकूटा जो दक्षिण में बढ़े, तो राष्ट्रकूटा जो थे वो पहले चालुक्यों के अधीन थे, पहले चालुक्य उन पर राज्य करते थे। लेकिन राष्ट्रकूटाओं में एक समझ लीजिए मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ, दंती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट सेनापति होता है, वो अपने जो उसके ऊपर जो चालुक्य राजा का अधिकार था उसने उसको हटाया, उससे लड़ाई की, उसे वो जीत गया। उसके बाद जीतने के बाद उसने क्या किया, राष्ट्रकूट वंश के इस दंती दुर्ग राजा ने ये राजा बन गया और दंती दुर्ग ने क्या किया कि अपना एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भा। और ये हिरण्यगर्भा जो इसने रिचुअल परफॉर्म किया, ये ब्राह्मणों के सानिध्य में रह करके किया बात है। और इसके बाद अपने आप को उसने क्षत्रिय घोषित कर दिया। क्षत्रिय घोषित करने के बाद में क्या किया कि दूसरी और फैमिलीज थी उनसे मिला, उन सभी फैमिलीज ने इसके साथ मिलकर के मिलिट्री स्किल्स को इम्प्रूव किया और दूसरी किंगडम्स को भी जीता। इसमें जैसे कदम है, मयूर शर्मन, गुर्जर प्रतिहारा में हरिचंद्र, ये सब ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को छोड़ दिया और उसके बाद में इन्होंने हथियार उठा लिए। और उसके बाद में कर्नाटका और राजस्थान, इन सब रीजन्स पर गुर्जर प्रतिहारों का और राष्ट्रकूटों का राज्य हो गया। फिर दूसरे जो डायनेस्टीज़ के लोग थे, किंग्स थे, उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट कर लिए, जैसे महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, और ये सब इन्होंने जो उपाधियां धारण की। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी पावर को शेयर करना शुरू किया। अपनी पावर इन्होंने सामंतों के साथ शेयर की, फिर इन्होंने अपनी तरफ पीजेंट्स, जो पुअर फार्मर्स थे, वहाँ के व्यापारी थे, ट्रेडर्स और ब्राह्मण, उनको अपनी तरफ मिला लिया। मिलाने के बाद में क्या हुआ कि इनसे ये लोग रेवेन्यू लिया करते थे, कर वसूला करते थे। कर वसूलने से जो राजा का था, वो राजा का राजकोष बढ़ता चला गया। राजकोष बढ़ाने के बाद में क्या किया, ये जो धन था इन्होंने अपने क्षेत्रों को डेवलप करने में, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने में भी यूज़ किया। साथ ही साथ इन्होंने अपनी मिलिट्रियल स्किल्स को भी बढ़ाया। मिलिट्री में वॉर को जीतने के लिए, वॉर फाइटिंग करने के लिए भी इन्होंने इसको यूज़ किया। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जैसे कि फाइटिंग जब इन्होंने एक राजा दूसरे राजा से फाइट करता था तो उसके बाद में वहाँ का धन लूट लाया करता था। और
जो दूसरी फैमिलीज थी वो इस रेवेन्यू को कलेक्ट करके, ये हेरिडिटरी जाता था, यानी कि एक सामंत के पास आ गया, उसके बाद उसके बेटे के पास जाएगा, फिर उसके बेटे के पास जाएगा। इस तरीके से सामंत और राजा बहुत बलवान और काफ़ी जो है धनी हो गए थे। फिर इसमें जो प्रशस्तिज और लैंड ग्रांट्स, यानी कि जो प्रशस्ति कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ लिखित रूप से डॉक्यूमेंट्स मिले, उनको प्रशस्ति बोलते हैं। उसमें राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखा हुआ है। तो प्रशस्ति का मतलब होता है राजा की प्रशंसा करना। तो इसमें जो है इन्होंने बताया भी है कि जो रूलर्स होते थे वो वैलिएंट और विक्टोरियस वॉरियर्स होते थे, यानी कि वो ब्राह्मणों से क्या कहते हैं कि पहले शास्त्रों की जानकारी करते थे, फिर क्षत्रियों से बहुत कुछ सीख लेते थे और सीखने के बाद में मिलिट्री स्किल्स को यूज़ करते थे। फिर किंग्स जो थे, ये राजा वगैरह जो थे, ये क्या करते थे, ये ब्राह्मण्स को रिवॉर्डेड करते थे, है ना। और जो ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड में क्या कहते हैं, अपने यहाँ की ज़मीनें दिया करते थे। और इस तरीके से देखो, ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर ये रिकॉर्डेड जिस टाइप की आपको दिख रही होंगी, ये प्रशस्तियाँ हैं। इनमें ये सब प्रमाण मिलते हैं कि जो राजा होते थे वो ब्राह्मणों से शास्त्र का ज्ञान लेते थे और बदले में उनको जो है लैंड दिया करते थे जीते हुए। ठीक है, अब आता है बच्चों की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कश्मीर वगैरह का भी ऐसा ही एक संस्कृत का अभिलेख भी मिला है। कश्मीर में एक संस्कृत के अभिलेख में एक पोयम भी मिली है जिसमें राजा की हिस्ट्री मिलती है। उसमें कल्हण राजा के बारे में लिखा हुआ है। कल्हण राजा के बारे में अभिलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आई विटनेस अकाउंट्स हैं, उसमें प्रशस्ति अभिलेख है, यानी कि उसमें राजा कल्हण की प्रशंसा की गई है। अब है वारफेयर वॉर वेल्थ, यानी कि जो राजा होता था वो लड़ाई के लिए धन कहाँ से जुटाता था। वो धन जो था वो एक्चुअली उसको राजा को जीत में मिलता था। और जैसे मान लीजिए एक राष्ट्रकूट राजा था, अभी देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि 3 राजा थे, गुर्जर, प्रतिहारा और ये है राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी। ये 3 ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल भी कहलाता है। गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी, इन्होंने मिलकर के गंगा वैली के कन्नौज के एरिया में बहुत बार फाइटिंग की और बहुत बार इसको जीतने का प्रयास भी किया, जीत भी गए उसको। उसके बाद वहाँ पे बिल्डिंग्स बनवाई, टेम्पल्स बनवाए बड़े बड़े, और वहाँ के राजाओं को जो है, वहाँ जो छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे उनको लैंड वगैरह भी दिए भी, और उनके लैंडों पर अपना कब्जा भी किया और उनसे रेवेन्यू भी वसूले। इसी तरीके से बहुत सारा एक सुल्तान जो था महमूद गजनी का एक सुल्तान था, महमूद गजनी, वो अफगानिस्तान से आया था। उसने 997 से 1030 तक यहाँ पर एशिया के ऊपर रूलिंग की और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से हमारे देश में शामिल आया था। और उसने भी जो है, उसका टारगेट यही था कि वो आकर के उसने इंडिया को बहुत लूटा। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में था, उसको लूटा। फिर महमूद जो था उसने आगे जा करके अपनी बहुत बड़ी कैपिटल बनाई, कैपिटल सिटी गजनी, और उसमें वो सारा धन लूट के वहाँ ले गया। अलबरूनी में इसका लेख मिलता है। अलबरूनी एक हमारा हिस्टोरिकल अरब कंट्रीज़ में लिखा हुआ एक जियाउद्दीन बर्नी है, उसने अलबरूनी के नाम का एक लेख लिखा था। उसमें ये बस सब बातें मिलती हैं। और किताब उल हिंद उसको नाम दिया गया था। उसका एक और वर्क भी मिलता है जिसका नाम है किताब उल हिंद। उसमें भी हिस्ट्री के बारे में यही लिखा हुआ है कि गजनी आया था अफगानिस्तान से और उसने हमारे देश में सोमनाथ मंदिर को बहुत लूटा गुजरात वगैरह में, और उसके बाद वो यहाँ से चला गया गजनी वापस। फिर दूसरे राजा और भी होते थे, जैसे कि जहामनाज राजा जो थे वो उनको बाद में चौहान भी बोला गया। इनका मेन शासन जो दिल्ली और अजमेर में था। उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न रीजन में बहुत कंट्रोल किया। और फिर उसके बाद में ये चालुक्यों से बहुत लड़ते थे। गुजरात में चालुक्य थे और गढ़वाल्स थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो चहमनाज या चौहान रूलर थे, उनमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड का नाम बहुत फेमस है, जिसने अफगान के सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में परास्त किया, डिफीट किया, और 1192 में भी दोबारा से हराया। इसके बाद हम लोग आएंगे बच्चों की फ्रॉम उरियार टू तजनपुर। अब हम साउथ की तरफ चलेंगे तो साउथ रीजन में हम देखते हैं कि कुछ पल्लवाज राजा हैं। कांचीपुरम में पल्लवाज राजा ने वहाँ पर क्या कहते हैं कि अपना शासन किया। विजयालया में भी ये लिखा गया है कि चोलास जो थे वो उरायूर वगैरह में उनकी चीफ फैमिली रहा करती थी। एक मुत्तरियार नाम की एक जगह है, 9th सेंचुरी में मिली है, 9th सेंचुरी में थी। तो वहाँ पर भी चोलास का बहुत बड़ा एक मंदिर देखने को मिलता है। एक तहंजवोर में एक टेम्पल है जिसमें निशम्भुशुंडी नाम की एक देवी की पूजा की जाती है। तो यहाँ सब जगह जहाँ उरायर से तंजौर में जाते तो चोला और राजाओं ने बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया था। ये मंदिर आज भी हैं विद्यमान और ये आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप
तमिलनाडु रीजन में और इस रीजन में जाएंगे। फिर विजयालय जो राजा था इसका जो एक सक्सेसर था, इसका एक उत्तराधिकारी था, उसने अपने पड़ोसी राज्यों को जीत लिया था। उसमें पांड्या और पल्लवा राजा थे साउथ और नॉर्थ में, उनकी किंगडम्स को भी जीत लिया था। अब ये जो आपका नॉर्थ रीजन में हम देखते हैं, नॉर्थ रीजन में एक आता है चोला रूलर जो सबसे फेमस हुआ, वो था राजराज 1। ये 985 में किंग बना और इसने अपने पूरे एरियाज पे कंट्रोल कर लिया। राजराज का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राजेंद्र 1। इसने भी वही पॉलिसी जारी रखी और गंगा के उपजाऊ मैदान में अपना पूरा आधिपत्य रखा। फिर श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर अपनी नेवीज वगैरह तक, जहाँ एक्सपेडिशन था वहाँ तक इसने अपना राज्य फैलाया। फिर इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बड़े बड़े मंदिर थे, तंजौर, गोलकुंडा और गंगाईकोंडा, चोलापुरम, ये सब राजा और राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाए गए थे। इनका जो आर्किटेक्चरल है, जो मूर्ति कला है, वो बहुत फेमस है और बहुत ही अव्वल दर्जे की है। चोला टेम्पल जो थे ये न्यूक्लियाई थे, मतलब ये हब थे उस समय। इसमें इतना धन था, बहुत धन था, और इनके पास अपने लैंड रूलर्स भी हुआ करते थे, लैंड भी थे। इन लैंड में जो भी फसल उगती थी और ये सब मंदिर के मेंटेनेंस में लगती थी। मंदिर में पुजारी हुआ, माला बनाने वाला हुआ, वहाँ का कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, इन सब के मेंटेनेंस में यहाँ की फसल लगा करती थी। और ये टेम्पल्स एक्चुअली जो थे वो खाली पूजा का ही प्लेस नहीं थे, बल्कि ये यहाँ पर हब थे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ के। यानी कि इनको जो है, इनसे पैसा भी बहुत आता था और सोशल कल्चरल लाइफ भी बढ़ती थी लोगों की। ये एक मूर्ति भी मिली है उस समय की, ये चोला राजाओं के टाइम की मूर्ति है जो कि इस मंदिर से प्राप्त हुई है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की मूर्ति है और आज भी इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। फिर इसके बाद उसी समय जो चोला राजा थे, उन्होंने, उनके टाइम का एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम बहुत अव्वल दर्जे का था। रिवर कावेरी के ऊपर उन्होंने कई सारे छोटी छोटी नहरें बनाई थी जो कि बे ऑफ बंगाल तक जाती थी। और इन्होंने फर्टाइल सॉयल वगैरह जो है, इन्हीं किनारों पर जो है फर्टाइल सॉयल भी अपना एम्बैंकमेंट करती थी, डिपॉजिट होती थी। उसमें बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी। उसमें मेनली जो है गेहूं चावल की खेती हुआ करती थी, गेहूं और धान की खेती होती थी। तमिलनाडु में 5th और 6th सेंचुरी में क्या है बच्चों की, वहाँ पर जंगलों को काटा गया था, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था और वहाँ जो कि उबड़ खाबड़ भूमि थी उसको लेवल्ड कर दिया गया। लेवल करने के बाद में वहाँ की जो नदियाँ थी उनमें बाढ़ ना आए, इसलिए उनके जो किनारे थे उनको बिल्कुल मोटा किया गया, मेड़ बनाई गई, कैनाल्स वगैरह भी बनाई गई हैं। इस तरीके से देखिए आप इस चित्र में आप देख सकते हैं, डायग्राम में कैनाल वगैरह भी खूब इस्टेब्लिश की गई हैं और इसमें एक साल के अंदर कम से कम 2 क्रॉप्स उगाई जाती थी। इस तरीके से हम देखते हैं कि इन्होंने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी जानते थे। बड़े बड़े इन्होंने कुएँ खोदे जिससे कि रेन वाटर जो बरसात का पानी से भी कलेक्ट करते थे और इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। अच्छा, कई सारे गाँवों में, छोटे छोटे गाँवों में भी इन रूलर्स ने अपना बहुत काम किया है। इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि इन्होंने जो है बहुत अपनी जो है उस समय की बहुत ज़्यादा अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा रखा था। अब आता है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। वहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि पीजेंट्स का सेटलमेंट करने के लिए जो प्रॉस्पेरस पार्टी हुआ करती थी, मतलब बहुत समृद्धशाली पार्टी हुआ करती थी, वो उनके पास खेती के बहुत और सिंचाई के बहुत अव्वल दर्जे के इक्विपमेंट्स होते थे। इन ग्रुप्स को और वहाँ ग्रुप्स में ये सब होता था, तो इन ग्रुप्स को बोलते थे नाडू। एक यूनिट को, जो ग्रुप की एक यूनिट थी उसको नाडू बोलते थे। और इनके में एक सभा हुआ करती थी, विलेज सभा, जिसको हम बोलते विलेज काउंसिल। और ये नाडू जो होते थे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी यहाँ के परफॉर्म करते थे, जैसे कि जस्टिस यानी कि न्याय देने में, उनका टैक्स कलेक्शन करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। जो बड़े बड़े वहाँ पे किसान होते थे, वेलाला कहलाते थे, वेलाला कास्ट के, ये जो है वहाँ के नाडू के अफेयर्स, यानी कि जो नाडू के पास जो भी मैटर आता था उसको कंट्रोल करते थे और उसको सुपरवाइज करते थे। और जो सुपरविजन ओवरऑल होता था वो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल में जो चोला गवर्नमेंट होती थी उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। फिर चोला किंग जो थे, ये बहुत बड़े बड़े जो जमींदार थे उनको भी टाइटल दिया करते थे। इन्होंने बड़े बड़े जमींदारों को टाइटल दिया था मूवेंदवेलन, और एक होता था अरियार। तो अरियार जो था ये चीफ को दिया करते थे। ये एक इनकी रिस्पेक्ट थी जो कि ये इन चीफ्स को और इन बड़े बड़े सामंतों को दिया करते थे। ठीक है, ये इससे पता लगता था कि हाँ, ये उस स्टेट के, उस पर्टिकुलर रीजन के, सेंटर के रीजन के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पर्सन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों कि आगे जा कर के ब्राह्मण ने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, लैंड्स हैं, ये सब रिसीव किए राजाओं से। और जो ब्राह्मण से इनसे लैंड रिसीव करते थे उनको बोला जाता था ब्रह्मदेव। और एक लार्ज नंबर ब्राह्मण जो था सेटलमेंट था कावेरी रिवर के आसपास के एरिया में।
अब इनके अलावा ब्राह्मण्स के अलावा देखिए ट्रेडर्स भी जो थे वो भी एसोसिएट थे। ट्रेडर्स को नाम देते थे नागराम्स, ये नगराम्स मतलब जो ट्रेडर्स के साथ में वो करते थे पीजेंट्स वगैरह, इनको नगराम्स बोला जाता था। और उत्तरेमवर चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, वहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिला, एक अभिलेख मिला है जिसमें सभा का जिक्र किया गया। एक सभा होती थी जिसमें ये जो सभा एक विलेज काउंसिल थी, उसके कमेटी मेंबर्स बनाए जाते थे। और इन कमेटी मेंबर्स जो कमेटी मेंबर्स होते थे ये वहाँ का इरिगेशन वर्क है, सिंचाई का काम है, गार्डन का, टेम्पल का काम देखा करते थे। इनका जो चुनाव होता था वो इस तरीके से था कि कमेटी गठित की जाती थी, उस कमेटी के मेंबर जो बनना चाहते थे उनके नामों को एक मिट्टी के घड़े में डाल दिया जाता था लिख करके। उसके बाद एक छोटे से बच्चे को बुला करके उनके नाम को चूज़ कराया जाता था कि हाँ ये, और जिनका नाम निकल जाता है जैसे लकी ड्रॉ निकलता है वैसे ही, तो उन लोगों को कमेटी का मेंबर बना दिया जाता था। तो बच्चों ये हमारा ओवरऑल अब ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है और आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो एंड शेयर टू।